आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते हो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का हिंदी। इसका हम लेखक परिचय करा चुके थे और आज इनके द्वारा लिखा गया निबंध को हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है। पाठ का सारांश हम लोग आज जानेंगे। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया। इस पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने असमानता पर की जाने वाली भेदभाव के अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ ऐसे भी लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज के इस युग में जातिवाद के कटु समर्थक है। उनके अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। जैसे कि श्रम काम के आधार पर, जाति के आधार पर जो बांटा गया उनके लिए कहना है कि श्रम काम के आधार पर बांटा गया सही है, आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ है। लेखक का कहना है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। मतलब जाति के आधार पर तो भेदभाव किया जाता है, बल्कि काम के आधार पर भी भेदभाव के, जैसे इनका पिता जो काम करता है उनके बच्चे को वही काम करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच की करार देती है। लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन किसी भी देश में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन है। लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन है, क्योंकि ये लोगों की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसीलिए श्रम सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। लेखक कहते हैं कि लोगों को उनकी रुचि तथा क्षमता के आधार पर उनके कार्य यानी पेशा चुनने का अधिकार दे। मतलब उनका काम जो उनको जिसमें मन लगता है करने में, जो उनमें माहिर करने में, उनको वही काम चुनने का अधिकार दिया जाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरा सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पर पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे माता पिता जो काम करते हैं वही स्टूडेंट को पेशा चुनना पड़ता है, उसके लिए मजबूर, जातिवाद उसके लिए मजबूर उसको कर दिया जाता है। जैसे किसी के पिता जो काम करे, जैसे कपड़े सिलने का काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चा को वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनका पेशा ही यही है। जाति प्रथा यही इसलिए कहा जाता है कि जाति प्रथा पेशे से बांध दिया जाता है। जो उनके माता पिता जो काम करते हैं उनका बच्चा को वही काम करना पड़ेगा। जाति प्रथा में गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो यह अन्यायपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि बच्चे को तो गर्भ में ही उनका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कोई गर्भ में उनका पेशा निर्धारित कर दिया, जैसे माँ के पेट में बच्चा तो उससे पहले उसका काम निर्धारित कर देते कि वो आएगा तो ये यही काम करेगा, जिनके पिताजी काम करते वो वही काम करेंगे, वही पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। आपको पता होगा साथियों कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमने आपको लेखक परिचय में यह बताया था कि इनके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए एक मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है।
जाति प्रथा को दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती, बल्कि यह जीवन, इनको एक ही काम में जीवन भर उनको पेशे में बांध देते हैं। जैसे जीवन वो वही काम करेंगे जो उनके पेशे से निर्धारित, जिनको उनके माता पिता काम करते हैं, उनके बच्चा वही जीवन भर काम करेंगे, चाहे वो कुछ भी करना चाहे नहीं कर सकते। इसलिए जाति प्रथा के लिए इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे में तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाते हैं। किसी भी उद्योग धंधे में अगर परिवर्तन किया जाए तो वो तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पेशा तो उनके जो माता पिता करते हैं वही करना पड़ेगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर किसी उद्योग धंधे में परिवर्तन कर दिया जाए तो उन्हें तो भूखा मरना पड़ेगा, अर्थात बेरोजगार भी हो सकते हैं वो। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसका ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। हिंदू धर्म की जाति उसको ऐसे पेशा चुनने के अधिकार नहीं देती है जो उनका पैतृक, जैसे उनके पिता जो काम करते हैं, अगर बच्चा अगर वो इंजीनियर बनना चाहते तो नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पिता उनके कपड़े सिलने का काम करते हैं तो उनका बच्चा भी वही काम करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि हिंदू धर्म में उनको पैतृक पेशा के अलावा और दूसरा काम चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता है, भले वह उसमें माहिर या पारंगत ही क्यों ना हो। अर्थात आप किसी कार्य में कितना भी अच्छा होते हैं तो क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार अपने पिता के पेशा को ही अपनाना पड़ेगा, चाहे आप उस काम में माहिर ही क्यों ना हो, चाहे आपको उस काम जो काम आपको अच्छा नहीं लगता है, जैसे पापा कपड़ा सिलने का काम करते हैं तो आपको वो काम अच्छा नहीं लगता, अगर आपको कोई दूसरा इंजीनियर बनने का शौक है, आपको बनना है, तो आपको जाति प्रथा वो नहीं बनने देगी, क्योंकि आपके पेशा ही वही है। जाति प्रथा ये होता है उसमें आपको आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं चुनने देगा, जो पिता आपके काम करते वही करना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति होने के कारण बेरोजगारी होती है। जाति प्रथा के किया गया श्रम विभाजन किसी भी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। जाति प्रथा किसी भी मानव की उनकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। लेखक कहते हैं कि उनकी इच्छा पर जो काम करना चाहिए उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विश्वास करते हैं, जिसके कारण उनको मन भी नहीं लगता है करने का मन, फिर भी वो काम उनको करना पड़ता है। कोई काम करने में मन लगे या ना करे न लगे, उनको वो काम करना पड़ता है। किसके लिए? जाति प्रथा के लिए। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। उनको करने का मन हो या ना हो करना पड़ता है, इसीलिए वो एक काम में जकड़ कर निष्क्रिय बन जाते हैं। उनको जाति प्रथा के कारण वही काम करना पड़ता है, वो दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। जाति प्रथा यही होता है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह अपने पिता के पेशे में बंध पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं होती की जा सकती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जातिवाद उचित है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज यह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा को महत्व दिया जाता है। समाज के रचनात्मक पहलू के आधार पर लेखक का विचार है कि समाज वैसा होना चाहिए जिसमें लोग स्वतंत्र हो, समान हो, उनमें भाईचारा हो, एक दूसरे में भाईचारा हो, एकता हो, उन्हीं को महत्व दिया जा रहा हो। लेखक भाईचारे की तुलना दूध पानी के मिश्रण से किया जाता है। भाईचारे से दूध पानी के जैसे मिश्रण होता है, वैसे लेखक कहते हैं कि उनका भी वैसा ही भाईचारा होना चाहिए, एकता होना चाहिए। ये भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र कहते हैं। भाईचारा का दूसरा नाम क्या कहते हैं साथियों? लोकतंत्र। कौन कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति सभ्यता सम्मान की भावना रखना चाहिए ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। लेखक का कहना है कि लोगों को एकता, समानता और रहना चाहिए ताकि जाति प्रथा खत्म हो सके। सो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।